हाँ, तो मोस्ट वेलकम बच्चों, अपनी ये हिंदी की बहुत ही शानदार और जानदार क्लास में आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की व्याकरण और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। पिछली जो क्लास थी हमारी, कल वाली जो क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट और आज की इस क्लास में आज की ये टॉपिक शब्द शक्ति कंप्लीट कंप्लीटली समझेंगे। शब्द शक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे शब्द शक्तियां होती है, कहाँ कहाँ शब्द शक्ति काम करेगी, सारी चीजें इस क्लास में बहुत ही सरल ढंग से और स्पष्ट ढंग से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो आइए करते हैं शुरुआत। लिखा हुआ है शब्द शक्ति, दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, शब्द और शक्ति। तो बात यह आती है कि शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो देखो, याद करो, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या होता है, यहां पे हम लिखेंगे शब्द किसे कहेंगे कि भाई वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह है ना। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों, शब्द कहलाता है। अब मान लीजिए अगर कोई ये कह दे कि भाई न प ट, अब न प ट ल, न प ट ल, मान लो ये कुछ ऐसे वर्ण है। देखो भाई, ये वर्ण है, न है, प है, ट है, ल है। अब हमने इनको जोड़ दिया तो क्या ये शब्द हुआ बच्चों? ये शब्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कमल। अब देखो, ये भी कुछ वर्णों का एक समूह है, तो इसे हम शब्द कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अपना एक अर्थ निकल रहा है, कमल यानी कमल का एक फूल। तो अब समझ में आया कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। और ये जो शब्द है ना, इस शब्द का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, इस शब्द का अपना कोई न कोई अर्थ होता है। बल्कि यूं कहेंगे कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, कई सारे अर्थ होते हैं। और वो अर्थ हमें जिस माध्यम से ज्ञात होता है, जिस शक्ति के द्वारा हमें उस शब्द के अर्थ का बोध होता है, शब्द के अर्थ का पता चलता है, वही उस शब्द की शक्ति कहलाती है। तो दूसरा शब्द क्या है हमारा? शक्ति। किसकी शक्ति? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, वो उस शब्द की शक्ति कहलाती है। मान लीजिए कमल एक शब्द है, इस कमल के जितने अर्थ होते हैं, वो सारे अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भ में हमें पता चलेंगे। तो वो कैसे चलेंगे? वो इस शब्द की शक्ति के द्वारा। तो दूसरा क्या है कि शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति का अर्थ क्या होता है कि शब्द के अर्थ का बोध कराना, शब्द के अर्थ का बोध कराना, राइट। तो शक्ति क्या होती है? शब्द के अर्थ का बोध कराना। तो ये शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली जो ताकत होती है, वो क्या होता है बच्चों? वो शक्ति होती है। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? राइट, ठीक है। अब तो देखो कि अब शब्द शक्ति की परिभाषा क्या हुई। तो शब्द शक्ति की परिभाषा ये हो सकती है कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो, शब्द शक्ति हमने समझ लिया, तो अब हम क्या समझेंगे कि भाई अगर हम बात करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के शब्द होंगे उसके अनुसार उसका अर्थ होगा, और उस अर्थ के हिसाब से ही उतनी शक्तियां होगी। क्योंकि जितने शब्द होंगे, उन शब्द का जितना अर्थ होगा, उस अर्थ के हिसाब से उसकी शक्तियां भी होगी। तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे एक बहुत बड़े काव्य शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है मम्मट। इन मम्मट साहब ने एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश में इन्होंने 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। क्यों हमें शब्द समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि शब्द की ही शक्ति तो पढ़नी है हमें। तो शब्द कितने बताए इन्होंने? 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। प्रश्न बन सकता है बच्चों कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 शब्द होते हैं, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के शब्द। अब ये 3 प्रकार के शब्द जो होते हैं,
उसके तीन अलग अलग अर्थ होते हैं और तीन अलग अलग अर्थ के आधार पर इनकी तीन अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो शब्द कौन कौन से होते हैं? एक होता है वाचक शब्द, एक होता है बच्चों वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे? कि किसी भी शब्द को पढ़ते ही जो हमें अर्थ समझ में आता है, मतलब उसको वाचना, बांचना, पढ़ना, तो वो होता है वाचक शब्द। एक होता है लक्षक शब्द, जो हमें लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। और तीसरा होता है व्यंजन शब्द, नहीं व्यंजक शब्द, राइट, व्यंजक। तो अब देखो कितने हो गए व्यंजक शब्द, तो शब्द कितने हो गए? तीन हो गए। कौन कौन सा? वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। अब शब्द के आधार पर इसके तीन अर्थ होते हैं। तो देखो, अगर मान लो कोई वाचक शब्द है तो उसका जो अर्थ होता है उसे हम वाच्य अर्थ कहते हैं, और इसी वाच्य अर्थ को हम वाच्यार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसका जब संधि करेंगे, इसकी मेल करेंगे, तो अ और अ जुड़ करके आ हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा वाच्यार्थ, वाच्यार्थ। सॉरी, ठीक है। अब दूसरा है लक्षक शब्द। इस लक्षक शब्द के अर्थ को हम क्या कहेंगे? इसको लक्ष्यार्थ कहेंगे। लक्ष्य धन अर्थ बराबर ये हो गया लक्ष्यार्थ। तो इसका जो अर्थ होता है वो हो गया लक्ष्यार्थ। और तीसरा होता है व्यंग्य अर्थ यानी व्यंग्यार्थ। तो ये हो गया भाई व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। अब देखो तीन शब्द तीन अर्थ, और इन तीन अर्थ के आधार पर तीन शक्तियां जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। ये जो वाच्यार्थ होता है इसी को मुख्यार्थ भी बोलते हैं और इसी को अभिधेयार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न, मुझे इसका अर्थ बताइए। क्या है प्रश्न? शक्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी हमने किया बच्चों, आप बताइए। चलो आप में से कौन कौन बताता है, जल्दी लिख करके आंसर बताओ मेरे को कि शक्ति के अनुसार शब्द कितने होते हैं, और जितने शब्द होंगे उतने उसके अर्थ होंगे, और जितने अर्थ होंगे उतनी ही उसकी शक्तियां होगी। तो बच्चों शक्ति के अनुसार शब्द जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं भाई शब्द। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? तो एक हो गया, देखो सबसे पहला जो इसका जो शब्द होता है वो होता है वाचक शब्द। तो आप लिखेंगे एक होता है वाचक शब्द। ये लिखिए, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो चीज यहां बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से चीजें जल्दी याद होती है। और मॉर्निंग में जल्दी ये क्लास लेने का अर्थ भी यही है कि सुबह पढ़ी हुई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो पहला तो हो गया हमारा वाचक शब्द बच्चों। दूसरा हो गया हमारा लक्षक शब्द, राइट। दूसरा कौन सा शब्द हो गया? लक्षक शब्द। लक्षक लिख लिख के याद करना बहुत ही जरूरी होता है। लिखने से एक तो चीज याद होती है और दूसरा अभ्यास बनता है। तो दूसरा हो गया हमारा लक्षक शब्द, और तीसरा हो गया बच्चों व्यंजक शब्द। तीसरा हो गया व्यंजक, व्यंजक शब्द हो गया। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के शब्द हो गए और तीन प्रकार के अर्थ होंगे। वाचक शब्द का जो अर्थ होगा वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, लक्षक शब्द का अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द का अर्थ होगा वो व्यंग्यार्थ होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि शक्ति द्वारा व्यंजित शब्द का अर्थ। हमने देखा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो अब आप बताइए कि शक्ति कितने प्रकार की होगी? तो शक्तियां भी तीन प्रकार की होगी भाई। कैसे होगी? देखो, अगर शब्द है वाचक, तो उसका अर्थ होगा वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ, और इसका अर्थ कराने वाली जो शक्ति है वो है अभिधा शब्द शक्ति। आया? क्लियर हुआ? ध्यान से समझिएगा। वाचक शब्द के अर्थ, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द का अर्थ है लक्ष्यार्थ, और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा है हमारा व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द का अर्थ है व्यंग्यार्थ, और इस व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति।
तो अब आपको समझ में आया कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। अब अगर प्रश्न, पहले तो प्रश्न ये था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और अब अगर प्रश्न बने कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो स्पष्ट हुआ शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। लिखते रहिए, जो जो चीज आपको लिखनी है बीच बीच में लिखते रहिए। और मैं बता दूं कि इसके जस्ट बाद में इंग्लिश की, जो अपने इंग्लिश कंपलसरी की क्लास भी आती है, उसमें भी अपन अभी फिलहाल ग्रामर पढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से हिंदी कंपलसरी के एक एक टॉपिक की ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम इंग्लिश कंपलसरी के एक एक टॉपिक की ग्रामर कंप्लीटली पढ़ेंगे। और जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो रिक्त स्थान हो, कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, कि चाहे वो अति लघुत्रात्मक हो, कि सारे प्रश्न अपन करने वाले हैं। और ये शब्द शक्ति बच्चों पूरा 2 नंबर का टॉपिक है। और इस 2 नंबर के टॉपिक को हम सिर्फ आधे से पौन घंटे में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। तो आप सोचो कि कल हमने 2 नंबर का पूरा एक टॉपिक किया था, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। पूरे 2 नंबर हमने सिर्फ आधे घंटे में क्लास खत्म कर दी। 2 घंटे में ये शब्द शक्ति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है, क्योंकि व्याकरण में टोटल 4 टॉपिक हैं, तो आने वाले जो हमारा जो व्याकरण का टॉपिक रहेगा, 2 आधे घंटे में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक और आधे घंटे में हम नेक्स्ट टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सोचो 2 घंटे में, क्योंकि आधे आधे घंटे की 4 क्लासें हो गई, तो 2 घंटे में हमारे 8 नंबर हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी कवर कर रहे हैं। तो अब हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के अर्थ को क्या कहते हैं, और उसके अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति किसे क्या कहते हैं उसको, और कितने प्रकार की होती है। तो अब हमें समझ में आया कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, और उस 3 प्रकार की शब्द शक्तियों को अब हमें आज पढ़ना है। तो अब देखो, 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां हैं, उसमें से पहली शब्द शक्ति होती है बच्चों अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो हमें मुख्यार्थ का बोध कराती है, जो हमें वाच्यार्थ का बोध कराती है। वो जो वाचक शब्द होता है, उसका जो मुख्य अर्थ होता है, जिसे हम वाच्यार्थ कहते हैं, जिसे हम अभिधेयार्थ कहते हैं, जिसे हम मुख्यार्थ कहते हैं, उसका बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो क्या लिखा है? वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली, बोध कराने वाली शक्ति। कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है भाई? तो ये कराने वाली शक्ति बच्चों अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब क्या होता है कि जो वाक्य, जो शब्द जब हम सुनते हैं, तो सुनते ही पहली बार में जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं, वो पहली, क्योंकि उसका दूसरा तीसरा कोई अर्थ नहीं, जो सुनते ही हमने पहली बार में जो अर्थ ग्रहण किया, वही उसका वाच्यार्थ होता है, वही उसका मुख्यार्थ होता है। और इस मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वाक्य देखिए कि गाय दूध देती है। हमने सुना गाय दूध देती है, इसका अर्थ यही है कि गाय दूध देती है, बस। इसके अलावा दूसरा तीसरा कोई अर्थ ग्रहण नहीं करना है। तो ये जो अर्थ हमने ग्रहण किया है, ये कैसा अर्थ ग्रहण किया हमने? ये मुख्यार्थ ग्रहण किया है, गाय का दूध देना। और ये शक्ति कौन सी है? ये अभिधा शब्द शक्ति है। एक और वाक्य देखिए कि शेर जंगल में रहता है। भाई इसका सिंपल सा अर्थ बस इतना ही है कि शेर जंगल में रहता है। हमें इसका दूसरा तीसरा कोई अर्थ ग्रहण नहीं करना, सिंपल सा अर्थ हमने ग्रहण कर लिया। यही इसका मुख्य अर्थ है जो ये वाक्य कहना चाहता है, और हम समझ गए, मतलब इसमें भी अभिधा शब्द शक्ति है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से अभिधा शब्द शक्ति कौन सी है, या निम्न में से अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से पूछा जाएगा निम्न में से लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है। तो आपको पहचानना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम आराम से पहचान लेते हैं कि हमें उसके अर्थ का बोध किस तरीके से हो रहा है, और उसके अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है वो उसकी शक्ति हो गई। तो ये मैं मानता हूं कि शायद अभिधा शब्द शक्ति आपको कंप्लीट हो गई। बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अब यहां पे हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। लक्षणा शब्द शक्ति को आपने थोड़ा सा अगर ध्यान ढंग से समझ लिया, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है बच्चों, एक है रूढ़ि लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। आराम से समझिए, निश्चिंत होकर के समझिए, बातें मत करिए, आपस में बातें बिल्कुल मत करिए, केवल और केवल इधर ध्यान दीजिए और केवल पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। क्या कहा है कि शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का जब बोध नहीं हो रहा हो, मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ जब हमें ग्रहण करना पड़ रहा हो, अगर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो हमें उसके लक्षणों के आधार पर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा।
ध्यान से सोचिए, इसमें टोटल 3 चीजें अपन को ध्यान रखनी है। किसमें? लक्षणा शब्द शक्ति में। क्या है 3 चीजें? कि शब्द के मुख्य अर्थ से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, यानी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो किसी रूढ़ि के आधार पर और या फिर किसी प्रयोजन के आधार पर हमें लक्ष्यार्थ ग्रहण करना पड़ेगा। 2 चीजों के आधार पर हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। एक तो या तो किसी रूढ़ि के आधार पर, रूढ़ि क्या? रूढ़ि मैंने कोई परंपरा है ना, पुरानी जो रीति चली आ रही है, कुछ रूढ़ियां चली आ रही है, कुछ परंपराएं चली आ रही है, उसके आधार पर हमें उस शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। या फिर कोई विशेष प्रयोजन के आधार पर हमें उस शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य अर्थ तो वहां पे हम ले नहीं पा रहे हैं, मुख्य अर्थ में तो बाधा उत्पन्न हो रही है, तो लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ लेना पड़ेगा। तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। आओ थोड़ा इसे और ढंग से समझते हैं और स्पष्ट रूप से समझते हैं कि भाई इसमें 3 बातें होती है। मैंने भी बताया ना, इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी। क्या? एक तो यह है कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, दूसरा है कि मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ हमें ग्रहण करना पड़ेगा, और तीसरा यह है कि अर्थ ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए, तभी जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब देखो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देखते हैं बच्चों। पहले उदाहरण देख लो कि लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कैसे कैसे आते हैं। जैसे मोहन ने कहा, क्या कहा मोहन ने? मेरा नौकर तो गधा है। अब भाई नौकर तो गधा हो नहीं सकता, मतलब सीधा सीधा अर्थ समझो आप कि नौकर गधा है। नौकर गधा कैसे हो सकता है? आदमी गधा कैसे हो सकता है? मतलब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। भाई आदमी तो गधा नहीं हो सकता। ये होता ना, गधा घास खाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल गधा घास खाता है, तो ये तो इसका मुख्य अर्थ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभिधा शब्द शक्ति होता। पर यहां तो ये कह रहा है कि नौकर गधा है। अब भाई नौकर तो गधा नहीं हो सकता, मतलब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई। तो अब क्या करें? तो अब एक काम करिए कि इस मुख्यार्थ में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो इससे मिलता जुलता इसके लक्षणों के आधार पर हमें दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलो लक्षणों के आधार पर अगर अर्थ ग्रहण करें तो लक्षण क्या होता है भाई? गधा होता है ना। गधा किसे कहते हैं? गधा ऐसा जो थोड़ा सा, जिसका माइंड कम काम करता हो, जिसको बार बार बताने पर भी वो काम नहीं करे, है ना। तो इस प्रकार, अच्छा इसका मतलब समझ में आया कि नौकर को कुछ सूझता नहीं है, उसको बार बार बताना पड़ता है और बताने पर भी गड़बड़ी कर देता है। इसका मतलब यह हुआ, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हुई। एक और, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब भाई शेर थे ना, लाला जी शेर थे। आदमी शेर कैसे हो सकता है बच्चों? आदमी तो शेर हो नहीं सकता, बट शेर, अब देखो मुख्यार्थ में तो बाधा उत्पन्न हो गई, तो इसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे। क्या? कि शेर जैसे लक्षण थे, वीर थे, बहादुर थे, पराक्रमी थे, साहसी व्यक्ति थे। अच्छा, इसका मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे। तो यहां पर भी लक्षणों के आधार पर हमने अर्थ ग्रहण किया। एक और, वह तो नीरी गाय है। अब कोई वह गाय कैसे हो सकती है? बट गाय भोली भाली, सीधी सादी, है ना। तो ऐसे लक्षण है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के हमने 3 उदाहरण देखे हैं। अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद अगर पूछा जाता है, लक्षणा की शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, या फिर ये पूछेंगे कि रूढ़ा जो लक्षणा है ये कौन सी, किस शब्द शक्ति का भेद है, या प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जस्ट 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। रूढ़ा लक्षणा कब होती है? कि जब हमें लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ किसी विशेष रूढ़ि या परंपरा के आधार पर ग्रहण करना पड़े। ध्यान से समझिएगा कि जब किसी रूढ़ि या परंपरा के आधार पर, परंपरा को आधार बना करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, तो वहां पे क्या होता है भाई? वहां पे रूढ़ा लक्षणा होती है। हिंदी में जितने मुहावरे होते हैं, मुहावरों से जो वाक्य बनता है वो रूढ़ा लक्षणा का वाक्य कहलाता है। कैसे कहलाता है अभी हम देखेंगे, कैसे कहलाता है अभी हम देखेंगे। तो याद आपको ये इतना रखना है कि हिंदी के मुहावरों से जितने भी वाक्य बनते हैं वो सभी लक्षणा शब्द रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में जाएंगे। और दूसरा है हमारा प्रयोजनवती लक्षणा।
प्रयोजनवती लक्षणा क्या होता है कि जब किसी विशेष प्रयोजन से हमें लक्ष्यार्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां पे प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के जब लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पे कैसी शब्द शक्ति होती है, वो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे देखो, उसका आश्रम गंगा में है। प्रयोजन क्या है, गंगा के अंदर तो हो नहीं सकता, गंगा में है मतलब यह है जहां गंगा बहती है वहां पे उसका आश्रम है। लाल पगड़ी आ रही है, अब लाल पगड़ी स्वयं तो चल नहीं सकती, लाल पगड़ी को पहनने वाली आ रही है, मतलब पहनने वाले जो होते हैं, जो फौजी होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, आ रहे हैं। वह तो निरी गाय है, अब वो गाय तो नहीं हो सकती, मतलब वो गाय जैसे लक्षण है। तो ये है भाई प्रयोजनवती लक्षणा। और स्पष्ट करता हूं, देखो कि हिंदी के मुहावरों से बनने वाले सारे के सारे जो वाक्य हैं वो जाएंगे रूढ़ा में। कैसे, वह हवा से बातें कर रहा है। अब देखो, कोई व्यक्ति हवा से डायरेक्ट बात कैसे कर सकता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप मेरे सामने हो ना, मैं आपको आधार बना करके बात कर रहा हूं ना, मैं हवा से तो बात नहीं कर रहा, हे हवा तुम कैसी हो, ऐसे तो कह नहीं सकते, हवा से बातें तो कर नहीं सकते। मतलब हवा से बातें करने का मतलब क्या होता है, बहुत तेज गति से भाग रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, जैसे मोटरसाइकिल चल रहा, कहते ना तो हवा, ये तो हवा से बातें करता है। तो ये मतलब क्या हुआ, हवा से बात करना, ये मुहावरा हो गया हिंदी का। अगला देखो, बाजार में लाठियां चल रही है, लाठियां चलना हिंदी का एक मुहावरा हो गया। उसने तो मेरी नाक कटा दी, नाक कटाना एक मुहावरा हो गया। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना हिंदी का मुहावरा हो गया। तो जहां जहां हिंदी के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये हिंदी के मुहावरों से बनने वाले वाक्य है। तो अब आपको देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं और शब्द कितने होते हैं, उसके अर्थ को, जिस विशेष शब्द के अर्थ को क्या कहते हैं और उसके अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। फिर हमने देखा अभिधा शब्द शक्ति, फिर हमने देखा लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, यहां तक हम पढ़ते पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, और आगे हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहेंगे, देखो भाई कि जब शब्द का अभिप्रेत अर्थ न मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से प्राप्त होता हो, अपितु देखो कोई शब्द का अर्थ जब पहले मुख्यार्थ से प्राप्त हो रहा है ना, सीधा सीधा ही वाक्य बोलते ही किसी ने बोला और हमने समझ लिया उसका अर्थ, या हमने पढ़ा और उसका अर्थ समझ लिया, तब तो अभिधा में गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जहां मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाए तो फिर हमें दूसरे अर्थ लक्ष्यार्थ पे जाना पड़ता है, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन अगर लक्ष्यार्थ में भी बाधा उत्पन्न हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपितु हमें कथन के संदर्भ के अनुसार, संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में कहा गया वाक्य है, संदर्भ के अनुसार जब अलग अलग अर्थ प्राप्त करना हो, यानी कि व्यंग्यार्थ से जब उसका अर्थ निकलता हो तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब समझिए सॉरी, तो वहां पे क्या होता है भाई, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब वाक्य जब बोला गया ना तो उस वाक्य के संदर्भ को, परिस्थिति को ध्यान में रख करके हमें अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। अभी हम उदाहरण देखेंगे, आप चिंता मत करिए, उदाहरण देखेंगे। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया, देखो पहला उदाहरण क्या है, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4 बज गए, मतलब टाइम बता रहे हैं। आप सोचो वाक्य क्या है, वो केवल ये कह रहे हैं भाई टाइम क्या हुआ, 4 बज गए, उन्होंने खाली ये कहा अच्छा 4 बज गए। अब देखो इसका अर्थ समझने वाले समझेंगे, बच्चे क्या समझेंगे, विद्यार्थी क्या समझेंगे, छुट्टी का टाइम हो गया। गुरुजी ने नहीं कहा, प्रिंसिपल साहब ने ये नहीं कहा भाई छुट्टी का टाइम हो गया, उन्होंने खाली ये कहा था 4 बज गए, पर बच्चे ये समझे अच्छा छुट्टी का टाइम हो गया। अच्छा टीचर्स क्या समझेंगे, हाँ हमारा भी टाइम हो गया, हम भी घर जाएंगे। पियोन क्या समझेगा, अच्छा 4 बज गए, इससे मतलब मेरे को अब सारा काम बंद करना पड़ेगा, ऑफिस सब बंद करना पड़ेगा। बाबूजी ने क्या समझा, हाँ मेरे को भी अपना ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तो देखो एक अपने काम को समेटने में लग जाता है, दूसरा अपने घर जाने की तैयारी करता है, बच्चे अपनी पढ़ाई से निवृत्त होते हैं। तो हर एक के लिए अपना ये वाक्य एक था, लेकिन इस एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ निकले, सबने अलग अलग अर्थ लिए, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। उसी तरीके से देखो पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, मतलब वो खाली समय बता रहा है, समय की बात कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ सबके लिए अलग अलग रहेगा। मतलब क्या है, दीप आरती का समय हो गया,
है ना, भगवान की आरती करने का समय हो गया। तो इस तरीके से हमें परिस्थिति के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब हमें अर्थ ग्रहण करना पड़े और वहां पे मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा कोई और अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां पे होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब इसके भी भाई दो भेद होते हैं। जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं? अब देखो यहां पे पूछा जाता है शाब्दी किस शब्द शक्ति का भेद है, ऐसा परीक्षा में पूछा जाएगा तो शाब्दी जो, या फिर पूछा जाएगा आर्थी किस शब्द शक्ति का भेद है, तो ये दोनों व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होते हैं। अब देखो शाब्दी जो है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो व्यंजना है, ये जो शब्द शक्ति है, ये किसी शब्द विशेष पर निर्भर करती है। तो जैसे पानी गए न उबरे, जैसे पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मोती मानुष, मोती मानुष चून। अब यहां पे क्या है, शब्द शाब्दी व्यंजना कहां करते हैं कि जब उसका अर्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है। अगर हमने उसके उस शब्द के स्थान पर अगर हमने कोई दूसरा अर्थ यूज कर लिया तो वहां पे वो जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, वो जो समाप्त हो जाती है। जैसे कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इस पानी के स्थान पर अगर हमने कह दिया जल, अगर हम इस पानी के स्थान पर क्या लिख देते हैं भाई, अगर हम जल लिख देते हैं, जल गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो देखो भाई पानी का अर्थ तो तीनों के लिए अपना अपना अर्थ दे रहा है, पर जल अगर यूज कर लिया ना तो जल इसके लिए भी अर्थ नहीं दे पाएगा, मनुष्य के लिए भी अर्थ नहीं दे पाएगा और इसके लिए भी अर्थ नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे फिर वो व्यंजना शब्द शक्ति नहीं होगी। जबकि आरती शब्द, आरती व्यंजना में क्या होता है कि इसका जो अर्थ है ना, इस शब्द का, इस शब्द शक्ति के द्वारा जो अभिधेय जो अर्थ निकलता है वो शब्द पर निर्भर न करता है बल्कि उसके अर्थ पर निर्भर करता है। यहां पर अगर हमने किसी शब्द विशेष को हटा भी लिया, शब्द को हटा दिया है ना, तो हटा दिया तो भी अर्थ प्रकट हो जाता है, अर्थ प्रकट हो जाता है। यहां पे क्या होता है कि अर्थ प्रकट हो जाता है तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शब्द को हटाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका अर्थ अभिव्यंजित हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हमने शब्द को हटा लिया तो फिर उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो यह है शाब्दी व्यंजना और यह है आरती व्यंजना। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चों, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने पढ़ा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, राइट, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, हमने पढ़ा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उस शब्द के आधार पर उसके अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के अर्थ, या फिर यूं कह सकते हैं शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये शब्द के अर्थ कौन कौन से होते हैं। और फिर शब्द शक्ति, इस अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति हो गया, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, शब्द शक्ति ये तीसरा है, कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। अब एक एक का भी पूछा जा सकता है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो यहां पे लिखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा शब्द शक्ति, राइट, शब्द शक्ति। तो अगर हम देखें शब्द शक्ति ये तीन प्रकार की होती है भाई, शब्द शक्ति तीन प्रकार की हो गई। पहले हो गई अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा
शब्द शक्ति, दूसरी हो गई लक्षणा शब्द शक्ति, राइट, लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी हो गई व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके भी दो भेद होते हैं भाई, लक्षणा शब्द शक्ति के भी दो भेद होते हैं, एक है रूढ़ा लक्षणा, एक है रूढ़ा, आप लोग नोट करना चाहें तो करते रहें, रूढ़ा लक्षणा, और एक है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा, राइट, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या होगा, हिंदी के जितने भी मुहावरे हैं, है ना, इसमें क्या होगा, हिंदी के मुहावरे, हिंदी के मुहावरे वाले सारे वाक्य इसमें जाएंगे। और प्रयोजन, जब किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख करके जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इस व्यंजना के भी दो भेद है भाई, एक होता है शाब्दी व्यंजना, एक होता है शाब्दी व्यंजना, और दूसरा होता है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में क्या होता है, शब्द पर ही उसका अर्थ निर्भर करता है, उसकी शक्ति निर्भर करती है। आर्थी में क्या होता है, अर्थ पर निर्भर करता है, शब्द को अगर हमने हटा लिया या उसके स्थान पर दूसरा यूज कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये इस तरीके से अपना टोटल जो है ये शब्द शक्ति वाला है, और हमने ये कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, एक दिन इसकी क्लास रहेगी, उसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न कर लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारी जो ये हिंदी की क्लास है ना, हिंदी अनिवार्य, ये हिंदी अनिवार्य की क्लास जो है ये आपको हिंदी अनिवार्य, ये क्लास आपको बच्चों एवरीडे मिलती है। वैसे 6 बजे का टाइम है तो हम इसे थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, तो ये रहेगा अपना टाइम बच्चों 5:30 बजे का, राइट, इसे हम 5:30 बजे कर लेते हैं। तो एवरीडे ये अपना 5:30 बजे मिलेगी, और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपका टॉपिक पूरा का पूरा व्याकरण और कंप्लीट बुक्स दोनों, काव्य खंड, गद्य खंड, सब कुछ करा देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जितने भी कवि हैं उनके परिचय, लेखक परिचय, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आती है इंग्लिश, और इंग्लिश जो कंपलसरी है, इस इंग्लिश कंपलसरी की अपनी जो क्लास है बच्चों, ये क्लास आपको मिलेगी 6:30 बजे। वैसे 7 बजे का टाइम था इसका, अब ये आपको मिलेगी 6:30 बजे, ताकि स्कूल जाने से पहले आप इसे एक बार जरूर देख लें। तो ये क्लास मिलेगी 6:30 बजे, और इसमें भी इसी तरीके से हम कंप्लीटली जो है वो सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश की जो एक कैप्सूल सीरीज हमने शुरू करी है बच्चों, ये कैप्सूल सीरीज जो हमने शुरू करी है, राइट, ये कैप्सूल सीरीज आपको एवरीडे बच्चों मिलती है शाम को, और शाम को इसमें हम चैप्टर की समरी पढ़ रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर्स की चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर वाइज हम समरी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ समरी प्लस उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो उसके हिसाब से हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और एक होती है हमारी लाइव क्लास, पहले 2 होती थी, हमने एक तो बंद कर दी। एवरीडे शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे आपको मिलेगी एक लाइव क्लास, और इस लाइव क्लास में हम कंप्लीटली एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लाइव टेस्ट लेते हैं। और बता दूं कि हम ये जो कंप्लीट जो जितने भी कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारे ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, हमारे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, कोर्सेज का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उन सभी लिंक्स को फॉलो कर लीजिए, और जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। ये जो टोटल पीडीएफ हमने पढ़ी है, ये पीडीएफ भी हम आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बोर्ड के एग्जाम्स तक करेंगे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर कोई टॉपिक क्लियर करना हो, या आप कौन सी क्लास लेना चाहते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वो टॉपिक कवर करवा सकूँ।
आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि उनको भी बच्चों को कवर हो सके, है ना। कई बार जैसे कई स्कूलों में टीचर्स ना होने की वजह से बच्चों का कोर्स नहीं हो पाया होगा और परेशान होंगे बेचारे, तो थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। क्लास आपको शेयर करनी है ताकि वो बच्चे भी अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें और बोर्ड एग्जाम्स में वो भी अच्छे नंबर ला सकें। आपको कम से कम आशीष जरूर मिलेगी। पैसा नहीं लगता आपका शेयर करने का, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा, शेयर जरूर करिए। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी ये क्लास हमें जरूर बताइए और पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हमारे कुछ कोर्सेज है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो ओनली 99 रुपीज़ में हम आपको कोर्स अवेलेबल कराते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हो तो केवल 11 रुपये में हम आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी के, तो मॉडल पेपर्स हम आपको बच्चों केवल और केवल 29 रुपीज़ में अवेलेबल कराते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको, राइट, 29 रुपीज़ में। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, है ना, टेस्ट सीरीज, तो ओनली 11 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि जब आप टेस्ट सबमिट करते हो, फाइनली जब टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में आपको अपनी रैंक शो हो जाएगी कि आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, आपके आगे कितने बच्चे हैं। और आप इसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस टेस्ट को दोबारा दे करके, 3 बार दे करके, अनलिमिटेड जितनी बार देना चाहे उतनी बार टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको इस ऐप में। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।